हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी सेशन का पेपर जो कि इग्नू के द्वारा आज कंडक्ट करवाया गया है। सब्जेक्ट कोड है BNS 041। BNS 041 सब्जेक्ट कोड का आज पेपर हुआ है। जिनकी बीपीएससी सेशन की ट्रेनिंग चल रही थी जिस भी स्टेट में, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी की एग्ज़ाम जो जुलाई बैच वाले में थे उन सभी के एग्ज़ाम आज हो चुके हैं। एक पेपर उनका हो चुका है और सेकंड पेपर इनका होने वाला है। तो आज जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है BNS 041 जो आपका पेपर हो चुका है। आप सभी अपने आंसर्स यहाँ से मिला लीजिए कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। सभी जो क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं आपके एग्ज़ाम में उनमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमारा जो बीपीएससी सेशन का कंटेंट डाला गया है हमारे ऐप के ऊपर वहीं से आए हैं। तो अगर आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पर जाओ और वहाँ पर सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस वहीं से आए और ये PDF भी आपको उन जो बीपीएससी सेशन का कोर्स है उन्हीं के साथ में आपको ये मिल जाएगी विद आंसर्स। ओके, तो चलिए हम फटाफट से इन टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंडरी प्रिवेंशन कंट्रोल्स और हाल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, यानी जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसकी कंप्लीट आपको डेफिनेशन करनी थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ऑप्शंस आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताता जाऊँगा क्योंकि आपको भी थोड़ी जल्दी है, क्योंकि आपका भी एग्जाम है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है वो कंट्रोल करता है प्रोग्रेस, जो भी डिजीज़ की प्रोग्रेस हो रही है उसको कंट्रोल करता है। तो कौन सी स्टेज है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, इंसिपिएंट स्टेज, यानी इसने डिसेबिलिटी स्टेज किया है। जिसका भी पेपर है जो भी हो, यहाँ पे ये डिसेबिलिटी स्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इंसिपिएंट स्टेज। अगला सवाल देखिए, सोशल हेल्थ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो सोशल हेल्थ है उसके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया था, किसी ने आंसर जो है इंटरपर्सनल टाइज किया है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया है। ये तो सोशल हेल्थ के अंदर इंक्लूड है ही, लेकिन यहाँ पे पूछा आपको एक्सेप्ट। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आप अपना आंसर किया करो। देखिए यहाँ पे जो सोशल हेल्थ है उसके अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ये क्या है, एक्सेप्ट, यानी जो सोशल हेल्थ है इसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया। बाकी जो वैल्यूइंग कल्चर डाइवर्सिटी है, सपोर्टिव सोशल नेटवर्क है, इंटरपर्सनल टाइज, ये सभी सोशल हेल्थ के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ, एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया। ओके, तो आपका ये आंसर जाएगा। अगला सवाल देखिए, म्युनिसिपल बोर्ड्स कैटर्स टू ए पॉपुलेशन ऑफ, जो म्युनिसिपल कैटर्स है वो कितने क्या पॉपुलेशन को कवर करते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल आपका आंसर सही है, 10,000 से 2 लाख। अगला सवाल देखिए, चीफ टेक्निकल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ इज, जो भी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट का एक जो एडवाइज़र होता है उसका नाम आपको पूछा गया। ये सारे मेंटेनेंस कौन करता है, तो देखिए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, फंक्शनल डायरेक्टर। जो फंक्शनल डायरेक्टर होता है उनके ये काम होते हैं मेडिसिन रिलेटेड या फिर पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करना। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन फॉर यूजिंग आयोडीन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए आयोडीन यूज़ करते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन इसका इंडिकेशन क्या है, मोस्ट ऑफ इंडिकेशन इसका क्या है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकेंड, ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। आपको अगर पता नहीं है तो आप ध्यान रखना, आयोडीन को वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ लिया जाता है, लेकिन वो भी कब, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आपको फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है और बीपीएससी सेशन के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमारे जो PDF बनाई हुई है, जो कंटेंट बनाया हुआ है आपके लिए बीपीएससी सेशन के लिए, वहीं से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला सवाल देखिए, ऑप्शंस आप साथ साथ पढ़ते जाना। एडवाइसेज टू द फैमिली फॉर डिक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो एयर पॉल्यूशन है उसको डिक्रीज करने के लिए आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो फैमिलीज होते हैं उनको आप एडवाइस कर रहे हैं, तो ये कौन कौन से एडवाइस आप उनको दोगे, एक एडवाइस को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ सॉरी, यहाँ पे कुक इन किचन बाय इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, ये एक आपका क्या है, ऑप्शन गलत है। गेटिंग एफिशिएंट चूल्हाज, ये सही है। किचन टू बी बिल्ट सेपरेट फ्रॉम हाउस, हाउस से सेपरेट करके किचन बनाना है, ये भी बिल्कुल सही है। सेपरेटिंग एनिमल शेड्स फ्रॉम द मेन हाउस, ये भी सही है। जो भी आप कचरा डाल रहे हैं, चाहे एनिमल शेड हो कुछ भी हो, वो घर से दूर डालना है। तो ये सारे के सारे जो है एडवाइसेस आपको देनी है। ये जिसने पेपर किया है उसका आंसर जो है उसने ऑप्शन सेकंड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
ऑल आर करेक्टरिस्टिक ऑफ सेप्टिक टैंक एक्सेप्ट, सभी सेप्टिक टैंक के करेक्टरिस्टिक है एक को छोड़कर। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, जैसे एम्स पूछता है वैसे ही इग्नू की बात पूछें एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इज़ फुल। यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या है, सेप्टिक टैंक के करेक्टरिस्टिक है। सॉलिड सेटल आउट ऑफ वेस्ट वाटर, नेक्स्ट एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, नेक्स्ट वाटर टाइप चैम्बर। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है। वाटर जो सेप्टिक टैंक है उसके करेक्टरिस्टिक है। एक जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या है, वाटर जो सेप्टिक टैंक है उसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल देखिए, ए कोहॉर्ट स्टडी हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ये मैं आपको पहले भी 2-3 बार बताया हूँ क्वेश्चन को, और इस पेपर में 5 से 10 क्वेश्चंस तो 2020 वाले पेपर से ही आ गए। मैंने जैसा कि अभी चेक किया था 2020 वाले क्वेश्चंस आ गए थे। तो जिन्होंने प्रीवियस पेपर्स देखे थे तो 5 से 10 क्वेश्चंस जो भी थे वो तो उनके एग्जैक्टली सही हुए होंगे। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया कोहॉर्ट स्टडी का एक फीचर, अलग अलग फीचर्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। जो कोहॉर्ट स्टडी है वो कैसी होती है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अगला सवाल देखिए, epidemic where no specific pattern of occurrence of disease with respect to time and place exists is called as। यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कंप्लीट। अब पूछा गया कि किसकी डेफिनेशन है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केटर्ड जो है वर्ड आपने पढ़ा होगा, उसकी जगह इन्होंने लिख दिया नो स्पेसिफिक पैटर्न। डिजीज़ जो अकर हो रही है उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, ना उसका कोई टाइम है, ना कोई उसके प्लेस का कुछ पता है, वो कहीं भी हो सकती है। एपिडेमिक कंडीशन है ये ज़रूर इन्होंने बता दिया। तो ये जो डेफिनेशन है ये स्पोरेडिक की डेफिनेशन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला सवाल देखिए, एन इंडिविजुअल who has been exposed to and harbors a disease causing agent during the recovery phase of occurs course of illness but is still infection is said to be। जो कैरियर है उनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। कोई भी इंडिविजुअल है जो एक्सपोज हो जाता है किसी भी डिजीज़ कंडीशन से, वो एजेंट जो है वो रिकवरी फेज तक उस पेशेंट को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। और वो मतलब रिकवरी फेज जो है पर्सन के अंदर डेवलप हो गई, बट अभी तक वो इन्फेक्शन उसी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कौन सी ये जो कैरियर है ये कौन सा कैरियर है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, कन्वल्जेंट कैरियर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट किया उनका आंसर सही है। अपने आंसर्स मैच करते जाइएगा, कितने क्या क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, द वाइटल स्टैटिक विच इज़ ए वैल्यूएबल सोर्स टू फाइंड पॉपुलेशन ऑफ वुमन इन इंडिया इज। इंडिया के अंदर जो वुमेंस की पॉपुलेशन है उसको फाइंड करना वो वैल्यूएबल सोर्स कौन सा है। तो ये तो आपको पता ही होगा, और मैंने अपने नोट्स के अंदर भी मतलब ऑलमोस्ट सारे ये सभी नोट्स के अंदर से क्वेश्चंस बने हैं। 10-15 क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से आउटसाइड होंगे, क्योंकि वो अलग अलग कहीं से जो आपके जो चैप्टर होता है उसमें जो भी पैराग्राफ बनते हैं उन कहीं कहीं दूसरे पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मलेरिया सर्विलेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विलेंस। जो मलेरिया सर्विलेंस है वो किस टाइप के सर्विलेंस का एग्जाम्पल है। तो ये आप सभी का राइट आंसर होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा पहले से ही। एक्टिव सर्विलेंस 2020 में भी ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 से 10 सवाल तो जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इग्नू के द्वारा वहीं आए हैं। ओके, अगला सवाल देखिए, मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स शुड बी थ्रोन इन वन ऑफ द फॉलोइंग बैग। जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स होते हैं उनको किस बैग में डिस्कार्ड करते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा पूछा गया है और ये एम्स की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड ब्लू। ऑप्शन थर्ड ब्लू। जो मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स है वो कैटेगरी फोर्थ के अंदर आते हैं। आप पढ़ना अपनी बुक्स को खोल के, जो कैटेगरी फोर्थ है उसके अंदर आते हैं मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स, और इनको डिस्कार्ड किया जाता है ब्लू बैग के अंदर। अगला सवाल देखिए, ऑल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक पॉलिसीज ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया। जो एंटीबायोटिक पॉलिसी है हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर उसके सभी करेक्टरिस्टिक हैं एक को छोड़कर। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल आपको वैसे नहीं मिले होंगे बुक्स के अंदर, क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट है और डीपली यहाँ से मतलब जो पैराग्राफ्स होते हैं उन पैराग्राफ्स से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पैराग्राफ्स से उठाए गए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ।
ड्रग्स शोइंग रेसिस्टेंस आर रिटेन्ड, जो ड्रग रेसिस्टेंस कॉज कर रही है उन ड्रग्स को आप रखोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कॉज कर रही है पर्सन के अंदर, उन ड्रग्स को बिल्कुल भी नहीं रखना है, उनको रिमूव कर देना है। अगर यहाँ पे रिमूव लिखा होता तो फिर आपका आंसर ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन्होंने रिटेन्ड। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। फाइंड आउट एरियाज ऑफ इरेशनल एंटीबायोटिक यूजेज, जो भी एरियाज है जो इरेशनल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। ये इसका करेक्टरिस्टिक है एंटीबायोटिक पॉलिसीज़ का। बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस डॉक्टर, जो भी डॉक्टर है उनके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो एंटीबायोटिक जो है वो प्रेस्क्राइब करता है, ये भी सही है। प्रॉपर ड्रग डोजेज, और जितनी डोज आपको दी जाती है उतनी डोज लेनी होती है, ये भी पॉलिसी के अंतर्गत ही आते हैं। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4। जिन्होंने ऑप्शन 4 किया है उनका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए का चीपेस्ट सोर्स पूछा गया है। GLV पढ़ा होगा आपने, GLV ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो चीपेस्ट सोर्स होते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट कोरिएंडर। जो कोरिएंडर है वो क्या होता है, विटामिन ए का चीपेस्ट सोर्स। ओके, अगला सवाल देखिए, डाइट प्लान फॉर ए टोडलर हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से सवाल पूछा है, क्वेश्चन को समझना, एक्सेप्ट से सवाल पूछा है, एक को छोड़कर। बाकी सभी जो डाइट प्लान है टोडलर्स के रिगार्डिंग उनके सभी करेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 3, फ्लूइड्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। जो भी टोडलर्स होते हैं उनको जो फ्लूइड है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। हाफ ऑफ अमाउंट फूड्स एंड एज एडल्ट्स, जो एडल्ट्स लेते हैं जितनी डाइट उसका हाफ अमाउंट जो है टोडलर्स को दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सेफ द ईटिंग पैटर्न फॉर होल लाइफ, ये भी सही है। फूड्स मस्ट बी इजी टू ईट, ये भी सही है। यहाँ पे जो एक एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। जिन्होंने ऑप्शन 3 किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, द फोकल पॉइंट फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अंडर ICDS स्कीम इज, जो ICDS स्कीम है उसके अंतर्गत जो फोकल पॉइंट होता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का वो किसको माना गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट AWW। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो क्या होती है, ICDS स्कीम के तहत जो भी सर्विसेज डिलीवर करती है उनका ये क्या होती है, फोकल पॉइंट होती है। ओके, अगला सवाल देखिए, deficiencies of one of the following minerals causes spontaneous abortions and congenital malformations। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके आगामी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे BPCCHN की एग्जाम हो। देखिए आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया कौन सा वो मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 3। जिन्होंने जिंक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, अगला सवाल देखिए, foods at the apex of the food pyramid according to recommended consumption for the pregnant adult women are। जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती है उनके लिए एक फूड पिरामिड बनाया गया है, उसमें जो अपेक्स वाला पोर्शन होता है, अपेक्स वाला जो पार्ट है उसमें कौन से फूड्स इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 4 हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। हाईली प्रोसेस्ड फूड्स आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। एनिमल सोर्सेज फूड्स जो है वो थर्ड वाले पोर्शन में आते हैं, जो थर्ड पार्ट है फूड पिरामिड का वहाँ पे आते हैं एनिमल सोर्स फूड्स। तो आपका ये एनिमल सोर्स फूड नहीं होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। शुगर्स आपने पढ़े होंगे है ना, तो देखना अगर नहीं पढ़े तो फिर से। अगला सवाल देखिए, द हार्मोन हैविंग ए मेजर रोल इन इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सा वो हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है या फिर इसके लिए रोल प्ले करता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन 2 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो फिर आपको आंसर में करना होता प्रोलैक्टिन, लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है मिल्क इजेक्शन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला सवाल देखिए, ऑल आर द डाइटरी गाइडलाइन फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एक्सेप्ट। जो भी गाइडलाइन है, डाइटरी गाइडलाइन है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया वो सभी है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 3, इसका आंसर बिल्कुल सही है जिसका भी ये पेपर है। लार्ज एंड स्टैंडर्ड मील्स, ना तो स्टैंडर्ड मील देना है ना ही लार्ज क्वांटिटी में मील देना है, किनको, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को। कैलोरीज आप 300 एक्स्ट्रा दे सकते हैं। वन सीजनल फ्रूट डेली, जो सीजन है, जिस सीजन के अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो सीजन आप डेली खिला सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फॉलिक एसिड, ये तो देना ही देना है ना। अगला सवाल देखिए,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जो EBF है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके रिगार्डिंग एक कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, वाटर। वाटर को छोड़कर बाकी सभी एक्सेप्शन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। पढ़ना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को अच्छे से, वहाँ पे दे रखा है अच्छे से, ओरल वैक्सीन, ORS, वाइटामिन, ये सभी है, मिनरल्स वो सभी आते हैं ना, वाटर को छोड़कर। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द मेथड्स टू इंक्रीज एनर्जी डेंसिटी टू ऑफ इंस्टेंट फूड एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल आएंगे अभी तो एक्सेप्ट वाले। सभी मेथड्स जो है वो एनर्जी डेंसिटी को इंक्रीज़ करने वाले हैं फूड्स के अंदर। अगर जो एनर्जी डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है तो सभी मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, फीडिंग थिन मिक्सचर। अगर यहाँ पे थिन की जगह वर्ड होता थिक, क्या होता थिक, तो फिर आपके सारे के सारे आंसर्स सही हो जाते। इसलिए इन्होंने थिक की जगह वर्ड लिखा है थिन, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड किया उनका आंसर तो बिल्कुल सही हो गया, बाकी जिन्होंने और अदर ऑप्शंस किए हैं उनका आंसर गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, weight of 61 to 70% of expected for as is a characteristic of। आपको यहाँ पे PEM जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसके ग्रेडिंग दी गई है और पूछा गया है ये करेक्टरिस्टिक किसका है। ओके, तो देखिए जो वेट है वो 61 to 70% है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये करेक्टरिस्टिक है ग्रेड सेकेंड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। जो PEM ग्रेड सेकंड है इसका ये इंडिकेशन है। अगर बात करें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ग्रेड फर्स्ट की तो ये होता है 71 to 80, याद रखना 71 to 80। ग्रेड जो थर्ड है वो होता है 51 to 60%, और जो ग्रेड फोर्थ है वो होता है बिलो 50%। ध्यान रखना ये जो ग्रेडिंग है वो अच्छे से आप याद कर लेना, आगे आपको पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, अपीयरेंस ऑफ बाइटोट्स स्पॉट इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ दीज विटामिन्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जैसे 12वीं क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो देखिए बाइटोट्स स्पॉट जो है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली कंडीशन है, तो ये तो आप सभी को पता ही है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, द डिजीज अकरिंग ड्यू टू थायराइड एंड आयोडीन डेफिशिएंसी इज। जो डिजीज है जो थायराइड और आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है उस डिजीज़ का आपको नाम यहाँ पे बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, गोइटर। गोइटर जो है वो थायराइड और आयोडीन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। जिन्होंने माइक्रोजीमा, क्रेटिनिज्म, म्यूटिज्म कर दिया उनका आंसर गलत हो गया है ना। अगला सवाल देखिए, वन एमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। यहाँ पे सवाल पूछा गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उनके द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, मिड डे मील प्रोग्राम। मैंने आपको मेरे जो BPC सेशन का कंटेंट मैंने जो तैयार किया था उसमें अलग से एक लिस्ट बना के दी थी कि कौन कौन से मिनिस्ट्रीज है, कौन कौन से प्रोग्राम इनके द्वारा रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना था मिड डे मील प्रोग्राम। अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्यूटेनियस इन्फेक्शन लाइक बॉइल्स इज ए सोर्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फूड पॉइजनिंग। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कि क्यूटेनियस इन्फेक्शन हो रहा है लाइक बॉइल्स ए सोर्स ऑफ वन, कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से ये क्यूटेनियस इन्फेक्शन हो रहा है और ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, बॉटुलिज्म। बॉटुलिज्म जो है वो एक प्रकार की फूड पॉइजनिंग के अंतर्गत आता है और इसकी वजह से क्यूटेनियस इन्फेक्शन लाइक बॉइल्स जो है वो पर्सन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए, हैंसन्स डिजीज़ इज कॉज्ड बाई। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैंसन डिजीज़ होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही पता नहीं होता कि हैंसन डिजीज़ होती क्या है। हैंसन डिजीज़ को ही लेप्रोसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेप्रोसी। तो आपको यहाँ पे कुछ लेप्रोसी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो तो दिया ही गया है, साथ ही साथ अदर डिजीज कंडीशन के भी पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए जो हैंसन डिजीज है वो किसकी वजह से होगी? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है, इसकी वजह से हैंसन डिजीज या फिर लेप्रोसी कॉज होती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द रोल ऑफ मेकिंग थिन फिल्म्स ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी ऑफ मलेरिया स्क्रीनिंग इज टू। इतना डीप तो आप भी नहीं जाते जितना डीप इग्नू ने ये क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही कहा था कि 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऐसे पैराग्राफ से छाटे गए हैं जो आप जहाँ तक आप शायद पहुँच ही नहीं पाते हैं, है ना। तो वैसे क्वेश्चंस अभी आगे और आएंगे। देखिए आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया, थिन फिल्म
ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपी फॉर मलेरिया स्क्रीनिंग, जब मलेरिया की स्क्रीनिंग की जाती है तो उस दौरान थिन फिल्म बनाई जाती है। ये क्यों बनाई जाती है या फिर इस फिल्म के बनाने का रोल क्या है? ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्पीसीज। जो मलेरिया की स्पीसीज है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थिन फिल्म बनाई जाती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, वाटर बर्ड्स ऑफ एरिडेड फैमिली आर नेचुरल होस्ट फॉर। ये सवाल तो सभी का गलत हो गया होगा, ऑलमोस्ट सभी का गलत हुआ होगा क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। बहुत डीपली इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है, बहुत डीपली जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो लाइंस होती है, वहाँ से क्वेश्चंस निकाल के बनाए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ जापानीज एनसेफेलाइटिस। अच्छे से बुक को खोलना, वहाँ पे पढ़ना अच्छे से, ये वर्ड आपको वहाँ पे मिलेगा, पूरी ऐसी की ऐसी लाइन छपी हुई मिलेगी। देखिए वाटर बर्ड्स जो एरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो नेचुरल होस्ट होते हैं किसके? जापानीज एनसेफेलाइटिस के। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑल आर ट्रू अबाउट चिकनगुनिया एक्सेप्ट। चिकनगुनिया के रिगार्डिंग सभी सही है एक को छोड़कर। अब चिकनगुनिया के बारे में कोई एक पॉइंट पूछे तो याद करें, लेकिन यहाँ पे तो सारी जो चिकनगुनिया का टॉपिक है वहाँ से पता नहीं कहाँ से ये ऑप्शंस उठाए गए हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है, अलग अलग पैराग्राफ से कहीं से ये जो ऑप्शंस है वो उठाए गए हैं। देखिए जो चिकनगुनिया है उसके रिगार्डिंग सभी सही है एक को छोड़कर। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन सेकेंड। और जो ऑप्शन सेकेंड है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी लेवल आर हाई ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सही है चिकनगुनिया के रिगार्डिंग। बेंट पोस्चर ऑफ पेशेंट ड्यू टू जॉइंट पेन की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर बेंट पोस्चर होगा, ये चिकनगुनिया के अंदर बिल्कुल देखने को मिलता है। कॉमर्शियल वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि वैक्सीन पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्द बना दे, बट अभी तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है। जिन्होंने ये ऑप्शन किया है थर्ड वो भी गलत है। देखिए और जो रिप्लेनेंट्स है यूज्ड मस्ट कंटेंट DEET IR 3535, ये जो रिप्लेंट्स है ये कंटेन करते हैं, मतलब चिकनगुनिया की कंडीशन में ये रिप्लेंट्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी सही है। बाकी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, ये गलत है, ऑप्शन सेकंड गलत है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको पूछा गया है BCG वैक्सीन के रिगार्डिंग। रिकंस्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन मस्ट बी यूज्ड विद इन। जो रिकंस्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन होती है, BCG पाउडर फॉर्म में आता है और इसको NS के अंदर डाइल्यूट करते हैं। ये जो BCG वैक्सीन जो रिकंस्टिट्यूट आपने की है, ये वैक्सीन कब तक यूज़ लेनी चाहिए? इसको यूज़ करना चाहिए मात्र और मात्र 4 घंटे तक, जैसा कि BPCC की बुक्स के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स माने जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ। 4 हावर्स के लिए रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन को यूज़ लेना चाहिए, इसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ पैरोक्सिमल फेज ऑफ पार्टिशिस एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से पूछा गया। जो पार्टिशिस है उसके एक फेज है पैरोक्सिमल, इसके सभी फीचर्स है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, कफ अटैक आर कॉमनली ड्यूरिंग ए डे। ये गलत है। जो कफ अटैक्स आएंगे वो कब आएंगे? वो नाइट के दौरान आएंगे, दिन में नहीं आएंगे कभी भी, वो नाइट के दौरान आएंगे। यहाँ पे अगर लिखा होता नाइट तो फिर आपका आंसर ये भी सही हो जाता, इसलिए इन्होंने सिर्फ नाइट को हटाया और दिन को जोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। बाकी सभी के सभी जो प्रोक्सिमल फेज है इसके फीचर्स है, ध्यान रखना, आगे जो BPCC की एग्जाम होगी उनमें पूछा जा सकता है। जो प्रोक्सिमल फेज है पार्टिशिस की, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनको लेकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रैपिड कफिंग, हाई पिच वूफ एंड चाइल्ड टर्न्स ब्लू ऑन कफिंग। जब कफिंग करेगा बच्चा तो वो ब्लूनेस उसके अंदर देखने को मिलेगी हाइपोक्सिया की कंडीशन की वजह से। ओके, तो यहाँ पे ये जो फीचर्स है वो प्रोक्सिमल फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, मिनिमम गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ टिटेनस टॉक्सोइड फॉर प्रेग्नेंट मदर इज। ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, सभी को पता है कि प्रेग्नेंट मदर्स को जब टिटेनस टॉक्सोइड की डोज दी जाती है तो 2 डोज के बीच में 4 वीक का समय रखा जाता है। 28 दिन आप बोल सकते हैं या फिर 4 वीक जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल आर ट्रू अबाउट मैनेजिंग द एनिमल बाइट एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से पूछा गया। एनिमल बाइट अगर कर ले तो उसको मैनेज करने के लिए सभी के सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ।
केयर विथ बेयर हैंड्स, जब भी कोई एनिमल बाइट किसी को करता है तो उस पेशेंट की केयर जो है वो बेयर हैंड्स नहीं करना है, यानी कि ग्लव्स पहन के ही आपको उस पेशेंट की केयर करना है। बिल्कुल बिना ग्लव्स के अपने हाथों को उस पेशेंट के वुंड्स को कांटेक्ट में नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उस पेशेंट को भी खतरा है और आपको भी खतरा हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर करना है। बाकी सभी के सभी क्या है, एनिमल बाइट के मैनेज है, ये मैनेजमेंट है। वॉशिंग विथ सॉप बिल्कुल कर सकते हैं, सॉप से हम वॉश करेंगे। अवॉइड स्यूचरिंग द वुंड, कभी भी जो है स्यूचरिंग वुंड की नहीं की जाती है। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा घाव हो जाए, बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब कंडीशन होगी इसको स्यूचरिंग करने की ज़रूरत है, तो वो 2 से 3 दिन बाद में करते हैं, लेकिन इमीडिएटली कभी भी स्यूचरिंग नहीं करते हैं। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। कॉटराइजेशन इज़ नॉट रिकमेंडेड, कॉटराइजेशन की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या है, मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केयर विथ बेयर हैंड्स। अगला सवाल देखिए, कैंसर डिराइव्ड फ्रॉम इमेच्योर प्रीकर्सर सेल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज आर, कौन सी यहाँ पे मतलब एक टर्म का नाम पूछा गया है जो टर्म इंडिकेट कर रही है इमेच्योर प्रीकर्सर सेल या फिर एम्ब्रियोनिक जो टिश्यूज है उनमें कैंसर होना, क्या कहलाता है? उस टर्म को हम बोलते हैं ब्लास्टोमा। इसका आंसर बिल्कुल सही है, जिसका भी ये पेपर है ब्लास्टोमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट कॉमन एपिलेप्सी विच अफेक्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इज, जो भी पीपल्स है उनमें मोस्ट ऑफ या फिर मोस्ट कॉमन जो एपिलेप्सी है जो कि सभी लोगों को मतलब अफेक्ट करती है, वो कौन सी टाइप की एपिलेप्सी है? तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन 1 इडियोपैथिक एपिलेप्सी, जिसका रीजन या फिर कॉज जो है वो अननोन हो, वो होती है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक एपिलेप्सी जो है वो मोस्ट कॉमनली लोगों को अफेक्ट करती है। अगला सवाल देखिए, वन एमंग द फॉलोइंग इज मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, सॉरी जो डायबिटीज़ है उसका मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आपको पूछा गया था कि कौन सा मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 यानी स्ट्रोक। जो स्ट्रोक है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। अगला सवाल देखिए, स्टेज 2B सर्वाइकल कैंसर इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रोथ इनटू, आपने पिक्चर देखी होगी सर्वाइकल कैंसर के अंदर, वहाँ पे स्टेज 1A, स्टेज 1B, स्टेज 2B, इस प्रकार से मतलब अलग अलग स्टेज वगैरह आपको बता रखी है। वहाँ से ये सवाल पूछा गया है, उस पिक्चर से ये सवाल पूछा गया है कि जो स्टेज B सर्वाइकल कैंसर है उसका करेक्टरिस्टिक आपको बताना है। स्टेज बी में जब सर्वाइकल कैंसर होता है तो उस दौरान जो सर्वाइकल कैंसर है वो टिश्यूज़ अराउंड द सर्विक्स, जो सर्विक्स के अराउंड जो भी टिश्यूज़ है उनको भी अफेक्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द डोज ऑफ सर्वेरिक्स वैक्सीन इज, सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए वैक्सीन यूज ली जाती है सर्वेरिक्स, और यहाँ पे पूछा गया इसकी डोज कितनी देंगे। यहाँ पर भी आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन 2 0.5 ml, 0.5 ml इस वैक्सीन की डोज देते हैं, वो भी कैसे, इंट्रामस्कुलरली। ओके, अगला सवाल देखिए, साइड्रोसिस इज़ ए डिजीज़ कॉज्ड बाय डस्ट ऑफ, यहाँ पे वर्ड को देखकर आप कंफ्यूज हुए होंगे। वैसे भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो और गलत आंसर करके आए। आपको सवाल में पूछा गया था साइड्रोसिस जो डिजीज़ कंडीशन है वो कौन सी डस्ट की वजह से फैलती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन 3 आयरन डस्ट की वजह से साइड्रोसिस होती है। सिलिकोसिस अगर पूछा जाता तो फिर आपका आंसर में हो जाता सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट कब हो जाता, जब आपको सिलिकोसिस डिजीज़ के बारे में पूछा जाता। यहाँ पे ऑप्शन और क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। साइड्रोसिस जो है आयरन डस्ट की वजह से फैलती है, आगे फ्यूचर में ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, अगला सवाल देखिए, ऑल आर ट्रू अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेंज इन एल्डरली एक्सेप्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो एल्डरली पर्सन्स के अंदर मतलब चेंज तो होता है, बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है कि जो भी एल्डरली पर्सन्स होते हैं उनमें हर एक सिस्टम चेंज होता है। तो सभी मतलब चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन 2 डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम। जो सेल वॉल्यूम है वो एल्डरली पर्सन्स के अंदर क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज कभी भी नहीं होती है। यहाँ पे एक्सेप्ट से सवाल पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। बाकी सभी जो ऑप्शंस है वो क्या है, जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के चेंजेस की वजह से देखने को मिलते हैं। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मायोकार्डियल मसल सेल्स, डिप्लीशन ऑफ फैट सेल्स, हार्ट बिकम्स फ्लेबियर, ये सभी जो है ये चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस
in which there is inability to hold urine due to delirium or impaired mobility is। सवाल आपको पूछा गया यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का वो टाइप आपको बताना है जिसके अंदर पर्सन्स जो है इनेबिलिटी टू होल्ड यूरिन, अपने यूरिन को होल्ड करने में अनेबल होता है, एबल नहीं होता है वो, और ये डिलीरियम या फिर इम्पेयर्ड मोबिलिटी की वजह से भी हो सकता है, ऐसा आपको ये मतलब बताया गया। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी, फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो अनेबल होता है यूरिन को होल्ड करने में। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ। जिन्होंने किया ऑप्शन फोर्थ उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ। अब क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपने शायद कभी पढ़े नहीं होंगे, बुक्स के अंदर आपने पढ़े नहीं होंगे। वैसे बुक्स के अंदर सभी कुछ है लेकिन आपने पढ़े नहीं होंगे। देखिए आर्ग्यूमेंटेटिव जो बिहेवियर है वो किसका करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, कंडक्ट डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर। अगला सवाल देखिए, ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेज टू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेज एक्सेप्ट। जो 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेज है उनके सभी ऑब्जेक्टिव है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ, बिल्ड एन एक्शन प्लान। ये यहाँ पे गलत है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इवेल्युएट आइडियाज़, जनरेट आइडियाज़, डिसाइड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, ये सभी के सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की स्टेज के ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, अगला सवाल देखिए, वन एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इंटेंशन स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज। बहुत ही अच्छे सवाल है। देखिए, वन एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब, कौन सा एक है जो डिस्क्राइब कर रहा है इंटेंशन स्टेप ऑफ बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज की इंटेंशन स्टेप को। ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, है ना, आपने पढ़े नहीं होंगे इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड, इंटेंट टू अडेप्ट एंड प्रैक्टिस। जो इंटेंशन स्टेप है बिहेवियर चेंजेस की उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ऑप्शन जो थर्ड है वो अच्छे से डिस्क्राइब इसको कर रहा है। इंटेंशन के अंदर आप पढ़ना, लास्ट लाइन शायद यही होगी, इंटेंट्स टू अडेप्ट द प्रैक्टिसेज। ओके, अगला सवाल देखिए, वन ऑफ दीज इज ए सोशल प्रेशर टेक्निक ऑफ बिहेवियर चेंजेज। जो बिहेवियर चेंजेज है उसकी एक टेक्निक है सोशल प्रेशर। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सोशल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ऑप्शन फोर्थ, एनकरेजमेंट ऑफ लाउड वंस, एनकरेजमेंट ऑफ लाउड वंस, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन प्लानिंग बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटी एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट से सवाल। देखिए यहाँ पे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है प्लानिंग बिहेवियर चेंजेस की प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो सभी के सभी है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, BCG कैन बी इंटीग्रेटेड विथ गोल्स एट एनी लेवल। ये आपका आंसर जो है ये एक्सेप्ट के अंतर्गत आता है। ये कोई भी किसी प्रकार की जो बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन एक्टिविटी है उसकी कोई प्लानिंग या फिर प्रिंसिपल नहीं है, बाकी सभी सही है। स्टेक होल्डर टू बी इन्वॉल्व, प्री टेस्ट ऑफ BCG मटेरियल, हैव वेराइटीज ऑफ लिंक्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी VHSNC एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। सभी के सभी VHSNC के रोल है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो MOHFW है उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है VHSNC के अंदर। तो यहाँ पे जो रोल है VHSNC के बाकी के सभी रोल है एक को छोड़कर पूछा गया है। तो सीधा सा सवाल का आंसर आपको यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन थर्ड, बाकी सभी के सभी क्या है, रोल है। ऑप्शन आप देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, वन एमंग द फॉलोइंग इज ए वॉलंटरी हेल्थ वर्कर। सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक वॉलंटरी हेल्थ वर्कर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, आशा जो है वो वॉलंटरी हेल्थ वर्कर के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए, करतार सिंह कमेटी रिकमेंडेड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर इन द ईयर। जो करतार सिंह कमेटी है वो कब बनी थी, जो कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के नाम से भी जानी जाती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन 5, 1974, 1974 के अंदर। अगला सवाल देखिए, लेडी हेल्थ विजिटर एक्ट एज सुपरवाइजर ऑफ एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एट लेवल ऑफ। जो LHV होती है, लेडी हेल्थ विजिटर होती है, वो ANM की क्या होती है, सुपरवाइजर होती है। जो कहाँ पे मतलब सुपरवाइज ये करेगी, तो किस जगह करेगी सुपरवाइज, लेडी हेल्थ विजिटर्स एक्ट एज सुपरवाइजर ऑफ ANM ऑक्सिलरी
नर्स, मिडवाइफ्स जो एएनएम्स होती है उनकी ये सुपरवाइजर होती है। ये अपना कार्य कहाँ पर करती है? एलएचवी होती है पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं वहाँ पे एलएचवी होती है, वहाँ से ये मॉनिटर करती है, सुपरवाइज करती है सभी एएनएम को। ओके, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, द टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच नो मेंबर ऑफ द ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अनदर मेंबर्स। वो कौन सी लीडरशिप है जिसमें किसी प्रकार के कोई मेंबर या फिर जो भी मेंबर्स का ग्रुप है वो किसी अदर मेंबर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो लीडरशिप कहलाती है लेस फेयर लीडरशिप। यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैसे यहाँ पे आपको 70 में से 35 नंबर लाने हैं पासिंग मार्क्स। अगर आपके 35 से कम आ रहे हैं तो आप भूल जाओ कि इस पेपर को आप क्वालिफाई कर पाओगे। आपको एक अटैम्प्ट और मिलेगा, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनका, और जिनका 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं, मतलब जिनके 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं उनको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा, उसको सीधा भर्ती से बाहर किया जाएगा। तो जो पहली बार दे रहे हैं और 35 से कम नंबर ला रहे हैं वो सभी कोर्स को अभी भी परचेज कर ले, हमारी ऐप के ऊपर वो अवेलेबल है पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो वहाँ से आप कोर्स को परचेज करके अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल यहाँ पे, ऑल आर द गाइडलाइन फॉर चूजिंग द डेट एंड टाइम फॉर द हेल्थ कैंप एक्सेप्ट, एक को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो डेट और टाइमिंग प्लेसेस जो होते हैं हेल्थ कैंप के रिगार्डिंग उस गाइडलाइन के अंदर सभी आते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, मस्ट टेक प्लेस ऑन वर्किंग डे। जब भी हेल्थ कैंप लगता है तो वो छुट्टी के दिन लगाना चाहिए, मतलब जो भी हेल्थ कैंप हो उनको जब हॉलीडे हो उस दौरान लगाने चाहिए, कभी भी वर्किंग डे के दौरान हेल्थ कैंप नहीं लगाने चाहिए। तो ये जो है ये गाइडलाइन के अंतर्गत आता है, मतलब जो हेल्थ कैंप की गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट से यहाँ पे सवाल पूछा गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हेल्थ कैंप लगाए वो समर मंथ्स के अंदर अवॉइड करना चाहिए इन हेल्थ कैंप्स को, और मस्ट रन एट द एंटायर डे, बाकी आप सभी दिन इसको रन कर सकते हैं वैसे तो। ओके, चूज ए डे व्हेन मोस्ट ऑफ रेजिडेंट्स आर एट होम, जब रेजिडेंट्स अपने घर पे हो उस दौरान इस कैंप को चूज़ करना चाहिए कि ये कैंप अभी करवाए, है ना। तो मतलब छुट्टी के दिन हो गया ना, जब जो भी वर्कर्स होते हैं वो अपने घर पे होते हैं, कब होते हैं? जब उनकी छुट्टी होती है, तो उसी दिन हेल्थ कैंप होते हैं उनको लगाए जाते हैं। हेल्थ कैंप्स जो है वो तैयार किए जाते हैं, हेल्थ कैंप्स जगह जगह लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेडिशनल सुपरविजन, जो ट्रेडिशनल सुपरविजन है उसका एक मोस्ट ऑफ जो करेक्टरिस्टिक है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। ऑन गोइंग मॉनिटरिंग जो है वो ट्रेडिशनल सुपरविजन का क्या है? करेक्टरिस्टिक है। बाकी सभी के सभी क्या है? सुपरविजन जो सुपरविजन सपोर्टिव जो सुपरविजन है उसके करेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल देखिए, डाटा क्वालिटी इज इंश्योर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो डाटा क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग सभी सही है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, एंट्री एरर। बाकी डाटा क्वालिटी के रिगार्डिंग ये एक अलग ही टॉपिक है जहाँ पे ये तीनों वर्ड्स आपको अलग से दिए गए हैं। ये इसके अंदर एलिमेंट्स है डाटा क्वालिटी के, कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी। ओके, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट से एंट्री एरर, ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द वैल्यूज विच लाइज अबव और बिलो टू स्टैंडर्ड डेविएशन इन द डाटा आर रेफर्ड टू एज। ये कुछ डिफिकल्ट सवाल थे जो आपको शायद नहीं आए होंगे, आपने गलत भी किए होंगे। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन थर्ड। जैसे कि इस बच्चे का ये करेक्ट आंसर है इंडिकेटर, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है इसकी वैल्यूज़ है, मतलब सभी जो भी यहाँ पे आपको डेविएशन दे रखा है अबव और बिलो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी इसी के डाटाज है। आउटलाइर्स, सिस्टमिक एरर्स एंड मिसिंग वैल्यूज़, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, इंडिकेटर। अगला सवाल देखिए, एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMG, एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट, इज एप्लीकेबल इन वन ऑफ द फॉलोइंग सब सेंटर विच आर फंक्शनिंग इन। ये जो AMG है वो एप्लीकेबल होता है सब सेंटर्स के ऊपर, लेकिन ये कौन से सब सेंटर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा? कौन से वो फंक्शनिंग सब सेंटर्स है जहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट जो है AMG जो है वो एप्लीकेबल होगा? ये होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग वालों के ऊपर, यानी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर सब सेंटर्स चल रहे हैं उनके ऊपर एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट जो है वो एप्लीकेबल होगा। और इसके तहत 10,000 रुपये
सब सेंटर के मेंटेनेंस के लिए हर साल दिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द लेजर अकाउंट्स एट सब सेंटर आर क्लोज्ड एट एंड ऑफ द, ये भी एक पैराग्राफ से छोटी सी लाइन उठाई गई है कि जो लेज़र अकाउंट होते हैं सब सेंटर के वो क्लोज कब कर देने चाहिए, ये मंथली क्लोज होते हैं। जो भी लेज़र अकाउंट्स होते हैं सब सेंटर पे वो क्लोज्ड कब होते हैं, मंथ पे, जब पूरा महीना हो जाता है उस दौरान लेज़र अकाउंट्स को जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं, तो ये मंथली होते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गाइडलाइन ऑफ फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है वो सभी के सभी फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स की गाइडलाइन है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट ना देकर यहाँ पे आपको पूछा गया नॉट रिलेटेड, कौन सी एक फिलिंग रिकॉर्ड्स की गाइडलाइन के रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, दीज मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल। ये आपका यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे नॉट रिलेटेड पूछा गया या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट। बाकी सभी जो फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स की गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग है, अल्फ़ाबेटिकली, परमानेंट एंड परमानेंट इंक या फिर ट्रेसेबल, ये सभी आप पढ़ लेना। जो गाइडलाइन है फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड्स की वहाँ पे ये मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल देखिए, ऑल आर यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट, सभी के सभी यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड्स है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मेडिसिन रिकॉर्ड। जो मेडिसिन रिकॉर्ड है वो यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड नहीं है, बाकी सभी यूनिट बेस्ड रिकॉर्ड है, इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड, फैमिली फोल्डर, कम्युनिटी फोल्डर। अगला सवाल देखिए, CPOE यानी कि कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री इज एन वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के कुछ अलग अलग लेवल दे रखे हैं 0 से लेकर 7 तक। वहाँ से सवाल ये उठाया गया और पूछा गया कि जो CPOE है वो कौन से लेवल ऑफ ऑटोमेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, स्टेज फोर्थ। जो स्टेज फोर्थ है उसके अंतर्गत आता है CPOE। अगला सवाल देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट। जो EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स है, उनके सभी एडवांटेज है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, हैकिंग प्रूफ सिस्टम। बिल्कुल भी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं वो हैकिंग प्रूफ सिस्टम नहीं होते हैं, कभी भी हैक हो सकते हैं। जो भी कंप्यूटराइज्ड जो भी डाटाज होते हैं वो कभी भी हैक हो सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई भी डेवलपर हो, वो डाटाज हैक हो सकते हैं। तो हैकिंग प्रूफ सिस्टम इसको नहीं बोल सकते हैं, ये इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी सभी एडवांटेज है, इजीली एक्सेसिबल है, इजी टू सेंड डिजिटल फाइल, सभी को सेंड कर सकते हैं इजीली। रिडक्शन इन एरर ड्यू टू बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग मतलब आपकी अगर सुंदर राइटिंग नहीं है लिखने में तो उस एरर से भी अपन बच सकते हैं। तो ये सभी के सभी एडवांटेज है। ओके, अगला सवाल देखिए, ग्लूकोमा इज़, ये फिर से जो थर्ड ब्लॉक है वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ब्लॉक जो है जो ग्लूकोमा इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्लाइंडनेस। जो टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस, आपको 2 टाइप की ब्लाइंडनेस दे रखे हैं, उनमें से आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया कि जो ग्लूकोमा है वो कौन सी टाइप का ब्लाइंडनेस है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, प्रिवेंटेबल। ये कौन से टाइप का ब्लाइंडनेस है, प्रिवेंटेबल टाइप का। ध्यान रखना, प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस का ये एग्जाम्पल है ग्लूकोमा। अगला सवाल देखिए, विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। बिल्कुल इजी सवाल आ रहे हैं। अब आपको जो मतलब लास्ट के 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो बिल्कुल पूरी तरह से इजी है। विजुअल इंस्पेक्शन जब हम एसिटिक एसिड से करते हैं तो ये कौन से डायग्नोसिस या फिर किस डिजीज़ कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो ये तो सभी को पता है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए विजुअल इंस्पेक्शन बाय एसिटिक एसिड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हम यूज़ लेते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑल आर कॉजेज ऑफ ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ प्लम्बिज्म्स एक्सेप्ट। जो यहाँ पे कॉज दिए गए हैं वो सभी के सभी ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ प्लम्बिज्म के हैं एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल एक्सयूजेंस। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया। बाकी सभी के सभी ऑक्यूपेशनल टाइप ऑफ प्लम्बिज्म के क्या है, कॉजेज है। ग्लास पेंट, लेड और प्रिंटेड पॉटरीज, ये सभी क्या है, प्लम्बिज्म के ऑक्यूपेशनल जो प्लम्बिज्म है उसके क्या है, कॉजेज है। अगला सवाल देखिए, फाल्सिफेरम मलेरिया इज ट्रीटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ इजी, ज़्यादा इजी सवाल हो गए जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स गलत किए होंगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन ये सभी किए होंगे, यहाँ पे ये नहीं होंगे, है ना। फाल्सिफेरम जो मलेरिया है, जो फाल्सिफेरम मलेरिया है उनको ठीक करने के लिए आर्टीमेसिनिन जो है ड्रग ये यूज़ लेते हैं। ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं होगा। ओके,
अगला सवाल देखिए, कॉप्लिक स्पॉट्स इन मीजल्स आर, जो कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल के अंदर देखने को मिलते हैं ये किस टाइप के होते हैं, किस कलर के होते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन फर्स्ट, वाइट कलर। बिल्कुल सफ़ेद कलर के जो चकते जिसको आप बोलते हैं, स्पॉट्स जिसको आप बोल सकते हैं, वो अराइज होंगे कॉप्लिक्स स्पॉट के अंदर। अगला सवाल और लास्ट सवाल आज की इस वीडियो का, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया लास्ट, द ओनली रिजर्वायर ऑफ पोलियो इज़, यहाँ पे सवाल पूछा गया कि कौन है जो रिजर्वायर होता है पोलियो का। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, मैन इज़ ओनली रिजर्वायर ऑफ द पोलियो। तो जो आदमी होता है वो पोलियो का एकमात्र रिजर्वायर होता है। तो ये आपको 70 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप अपना एनालिसिस कर लीजिए कितने क्या क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि 35 नंबर आपको चाहिए होंगे, 50% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। तो 70 में से 35 नंबर्स जिनके आ रहे हैं या फिर इनसे अबाउ जिनके नंबर आ रहे हैं वो टेंशन ना ले। अगर 35 या 30 से बिलो आपके नंबर आ रहे हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपके 30 से कम नंबर आ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ऐप को डाउनलोड कर ले और ऐप पे जो कोर्स दिया गया है उस कोर्स को आप अच्छे से पढ़ ले, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी BPCCHN की अगली एग्ज़ाम के लिए। ये जो फ्री पेपर जो ये पेपर है आज वाला, इस पेपर के साथ में जो आंसर की है वो मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। जो भी कोर्स खरीद रहे हैं वो वहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख सकते हैं और आंसर की भी देख सकते हैं। ओके, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पेपर के साथ में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।